हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर। इसके पहले लेज़र के बारे में हम विचार कर रहे थे। एंड एवरीथिंग विच हैज़ बीन गिवन इन द सिलेबस दैट हैज़ बीन डिस्कस्ड ऑलरेडी। और लेज़र के बारे में आप कंप्लीटली समझ भी चुके हो। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में भी क्लासेज में हम कुछ डिस्कस कर चुके थे, लेकिन एक आध क्लास में किन्हीं कारणों से क्लास नहीं हो पाया, छुट्टियों के कारण या कोई फंक्शन रहा होगा, इसलिए सभी सेक्शन सभी जी और एच में कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाया था, कुछ कमी रह गई थी। तो हम फिर ऑप्टिकल फाइबर को फिर करने का प्रयास करते हैं। जिनका हो चुका होगा उनका रिवीजन हो जाएगा, और जिनका नहीं हुआ होगा उन्हें जो बातें नहीं छूटी हुई थी वो उनको सिलेबस के अनुसार जो भी चीज़ें हैं वो सब पता चल जाएंगी। ऑप्टिकल फाइबर की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, तो मैं शॉर्ट में केवल बता दे रहा हूँ आपको कि पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए कंडक्टिंग वायर की आवश्यकता पड़ती थी। कंडक्टिंग वायर से ही करंट बह सकती थी, और कंडक्टिंग वायर के मैकेनिज्म से माध्यम से ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता था। तार से जब धारा बहती है तो आप जानते ही हो I²RT लॉसेज होते हैं, और इसके अलावा ढेर सारे लॉसेज जब तार से होकर के कम्युनिकेशन किया जाता था तो एसोसिएटेड हो जाते थे। डाइलेक्ट्रिक लॉस, ट्रांसफार्मर लॉस एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इसलिए कोई दूसरा अल्टरनेटिव था नहीं, कंडक्टिंग वायर की सहायता से ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाता था। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर टेक्निक बहुत पहले पता था, लाइट की ये प्रॉपर्टी हम बहुत पहले से जानते थे, लेकिन उसका इस्तेमाल हम तब कर पाए ऑप्टिकल फाइबर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कम्युनिकेट करने के लिए। बड़ा अटपटा सा लगता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बीइंग ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल। तो ये तब संभव हो पाया जब लेज़र का इन्वेंशन हो गया, और लेज़र और एलईडी की सहायता से सेंडिंग एंड पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ऑप्टिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं, और रिसीविंग एंड पे ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं, और इस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को विद द हेल्प ऑफ द ऑप्टिकल सिग्नल हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। अब ऑप्टिकल सिग्नल को कम्युनिकेट करने के लिए हम जो डिवाइस यूज करते हैं उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर। इसमें लॉसेज कम है, कन्वीनियंट है, और पॉइंट वाइज जो सैलिएंट फीचर्स है इसको फिर हम डिस्कस भी कर देंगे। ऑप्टिकल फाइबर में फायर नाम से ही है, ऑप्टिकल वर्किंग इन द रेंज ऑफ ऑप्टिक्स। तो ये ग्लास या पॉलीमर का बना हुआ होता है, और फाइबर बिल्कुल रेसे की तरह होता है। क्या ऑप्टिकल फाइबर की बनावट है इसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जो प्रिंसिपल यूटिलाइज किया जाता है उसके बारे में हम थोड़ा जानने का प्रयास करें। हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में जब आपको रिफ्रैक्शन के बारे में बताया जाता है, द रे इज इंटरिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू ए डेंसर मीडियम। जब किरण रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट या आपका परिचय रिफ्रैक्शन का जब होता है तो ऐसे ही होता है। देयर इज ए ग्लास स्लैब, इट इज ए डेंसर मीडियम, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब इज n, and outside this glass slab is kept in air. So here we have the rarer medium, and rarer medium, if it is air, then refractive index is 1, that is Na is 1। हम यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n लिख रहे हैं। नॉर्मली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए n का ही डेंसर मीडियम के लिए या किसी मीडियम के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ डेंसर मीडियम के लिए हमने n का प्रयोग किया। यहाँ हम स्पेसिफिक हो जा रहे हैं, Na रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एयर।
A is the suffix representing air as a rarer medium, तो Na की वैल्यू हो गई 1, that is the refractive index of air is 1. So this is the rarer medium, this is the denser medium. अब रेयर मीडियम से एक किरण डेंसर मीडियम में पास कर रही है, इंटर कर रही है. दिस इज द इंसिडेंट रे. द रे इज बीइंग इंसिडेंट एट एंगल ऑफ आई. और जब ये रेयरर से डेंसर में जाती है तो आप जानते हो प्रॉपर्टी, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल. नॉर्मल की तरफ ये झुक जाती है. सो दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे. और ये रिफ्रैक्टेड रे जो है एक एंगल बनाती है नॉर्मल से, जिसको हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं. सो देयर इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द रेयरर मीडियम एंड देयर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द डेंसर मीडियम. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हम आर से लिखते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से लिखते हैं. दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे. नाउ इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में या आई और आर के बीच में क्या संबंध होता है, इसको हम स्नेल्स लॉ से रिप्रेजेंट करते हैं. और हम लिखते हैं n इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर. आई इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसका साइन, और आर इज़ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उसका साइन. इन दोनों का रेशियो साइन आई बाई साइन आर, इट इज़ सेड टू बी इक्वल टू n, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम, द ग्लास. और इसको हम कहते हैं स्नेल्स लॉ. हम थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाएं तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n जो लिखा गया है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास है तो इसलिए हमने लिख लिया n ही लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास. जैसे एयर के लिए आपने यूज किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n फॉर एयर, ऐसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n फॉर ग्लास का प्रयोग किया गया. तो n की जगह पर हमने लिख लिया Ng टू बी मोर प्रिसाइज स्पेसिफिक. तो Ng की वैल्यू है साइन आई बाई साइन आर. ये भी स्नेल्स लॉ हो गया. n के फॉर्म में हमने लिखा था, तो n की जगह पर हमने लिख लिया n ही, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, और ग्लास को यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया. सो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास. एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास Ng, दिस इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर. ये स्नेल्स लॉ को इस रूप में भी लिखा जा सकता है. अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑफ द ग्लास इज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू द एयर. एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, Na इज इक्वल टू 1. तो Na के संदर्भ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विल बी गिवन बाय द स्नेल्स लॉ एज साइन आई बाई साइन आर. तो Ng को और प्रिसाइसली हम लिख सकते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ Ng टू Na, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर. और एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चूँकि 1 है तो 1 से भाग दोगे तो ये Ng ही हो जाएगा, और Ng की जगह पर आपने n लिख रखा था, G को हटा दिया था. तो ये बात एक ही बनती है, लेकिन ये और प्रिसाइसली इसको हम एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं. तो स्नेल्स लॉ बिकम्स Ng बाई Na, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू डिवाइडेड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर. दिस इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर. और आई से परिचित हो एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर से परिचित हो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. मैं एक चीज़ और यहाँ स्पष्ट कर दूँ, Ng बाई Na आया स्नेल्स लॉ के रूप में, परिचित हो चुके हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर. ये कैसे है देखो, Ng ऊपर आ रहा है एंड इट इज़ द सेकेंड मीडियम. रे इज इंटरिंग फ्रॉम द रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम. तो फर्स्ट मीडियम ये है रेयरर मीडियम एयर, सेकेंड मीडियम है डेंसर मीडियम n, और n की जब आपने Ng का प्रयोग किया, सो इट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम जिसमें किरण जा रही है विथ रिस्पेक्ट टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम जिससे किरण आ रही है. तो ये Ng बाई Na जो है, फिर इसको ध्यान दीजिए, इट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम Ng
with respect to the refractive index of the first medium, the rarer medium Na, तो Ng/Na है। सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें किरण जा रही है उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं, और फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिससे किरण जा रही है वो Na, और जिसमें जा रही है उसको Ng। सो इट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम। ऐसा हुआ, बात समझ में आ गई। स्नेल्स लॉ को फिर ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, Ng/Na इट इज इक्वल टू sin I/sin R। और थोड़ा सा और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इस तरह से एक्सप्रेस करें तो Na sin I इट इज इक्वल टू Ng sin R, ऐसा हो जाएगा। Na sin I इज इक्वल टू Ng sin R। ये स्नेल्स लॉ का ही एक दूसरा रूप है, लेकिन यह जो रूप दूसरा बना स्नेल्स लॉ का वो कन्वीनियंट है, ईजी है, और इसको लिखना आसान है। अभी तो ग्लास और एयर है तो आसानी से आप लिख सकते हो। मान लो ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, और ग्लास और एयर नहीं है तो फिर लिखने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो जब इस फॉर्म में लिख दिया गया तो बड़ा आसान है। क्या इसमें आसानी है, क्या सुविधा है? देखो यहाँ पर Na द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम, और जो कोड उस फर्स्ट मीडियम में बना I उसका साइन, तो Na sin I का मल्टीप्लिकेशन आपने ले लिया, दैट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। केवल फर्स्ट मीडियम को कंसीडर किया, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और फर्स्ट मीडियम का एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दिस इज इक्वल टू। और यही बात यदि दूसरी तरफ हो जाए तो अच्छा होगा कि हम फिर इसको स्नेल्स लॉ को आसानी से जनरलाइज्ड इक्वेशन की सहायता से लिख सकते हैं। और ये देखो यहाँ क्या है, यहाँ सेकेंड मीडियम के पैरामीटर्स हैं, Ng द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम, और सेकेंड मीडियम में एंगल जो है इट इज़ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, उस R का साइन R ले लिया और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो Ng sin R। सो Na sin I इट इज इक्वल टू Ng sin R। पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में sin I का गुणा पहले मीडियम का कोड, इट इज इक्वल टू दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो कोड बनता है उसमें R, उसका साइन का मल्टीप्लिकेशन। सो वी गेट Na sin I इज इक्वल टू Ng sin R इज द जनरलाइज्ड फार्मूलेशन फॉर राइटिंग डाउन स्नेल्स लॉ, और इसको आसानी से आप लिख सकते हो। ठीक, ग्लास और एयर ना हो करके अन्य माध्यम हो, जैसे यहाँ नाइट्रोबेंजीन हो जाए, यहाँ मरकरी हो जाए, तो फिर उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलेंगे, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलेंगे तो उसमें एक डेंसर होगा, एक रेयरर होगा। किस तरह से स्नेल्स लॉ को लिखा जाएगा, तो फिर कहना है जिससे जा रहा है किरण, जा रही है, वो पहला मीडियम, पहले मीडियम के लिए आप करेंगे Na sin I, और जिसमें जा रही है किरण वो हो गया सेकेंड मीडियम, और सेकेंड मीडियम के लिए आप करेंगे Ng sin R। सो दिस इज ए जनरलाइज्ड इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द स्नेल्स लॉ। ये तो तब होता है जब किरण रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है, रेयरर से डेंसर में जाती है। अब दूसरा केस कंसीडर करें जिसका उपयोग हम करते हैं ऑप्टिकल फाइबर में कम्युनिकेशन पर्पज के लिए। द रे इज नाउ इंटरिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, सघन माध्यम से अब विरल माध्यम में जा रही है, फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। अगेन डेंसर मीडियम के रूप में हमने ग्लास स्लैब ले लिया, दिस इज ए डेंसर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका है N, बाद में फिर इसको Ng हम लिखेंगे टू बी मोर स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज। एक किरण है, इंसिडेंट रे इज पासिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम एयर, ग्लास से डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम एयर में ये किरण जा रही है। जब ऐसा केस होता है तो इसमें फिर इंटरमीडिएट में आपने या हाई स्कूल में पढ़ रखा है कि किरण अपने अभिलंब से दूर हट जाती है, इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो देखो R यहाँ बड़ा हो गया, I यहाँ छोटा हो गया।
यहाँ पहले केस में क्या था, आई छोटा था, आई बड़ा था, आई बड़ा था, आर छोटा था, क्योंकि इट बेंड्स टूवर्ड्स, मूव्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ऐसी स्थितियाँ होती है, यहाँ पर नॉर्मल से ये दूर हट जाता है, अभिलंब से दूर हटता है। ये स्थिति बनती है जब डेंसर से रेयरर में ये जाता है, जिसको आप पढ़ चुके हैं। ये चूँकि रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम हमने एयर दे रखा है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, दैट इज एन ए इज इक्वल टू 1। एन ए का क्या अर्थ है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अभी देखिए यहाँ पर फिर लिखने की कोशिश करें स्नेल्स लॉ को। तो स्नेल्स लॉ को कैसे लिखेंगे? स्नेल्स लॉ को आप लिख पाएंगे, देखिए यहाँ आ गया 1/n। क्यों? मैंने आपको बताया था Ng/Na क्या हुआ था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम जिसमें किरण जा रही है, टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम जिससे किरण जा रही है। तो देखिए यहाँ भी वैसे ही लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम जिसमें किरण जा रही है, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, तो 1 आपने लिख लिया, डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम जिससे किरण जा रही है, और किरण जा रही है डेंसर मीडियम से, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n। तो यहाँ पर देखो 1/n लिखेंगे फॉर द एक्सप्रेसिंग स्नेल्स लॉ। 1/n मुझे लगता है कि आपके समझ में आ रहा है क्यों यहाँ पर हमने n लिखा है और क्यों यहाँ पर अब 1/n लिख रहे हैं। कारण स्पष्ट है कि इट इज Ng द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम। कौन सा सेकेंड मीडियम है? जिसमें किरण जा रही है, डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम। फर्स्ट मीडियम कौन है? जिससे किरण जा रही है, जिसमें जा रही है और जिससे जा रही है। सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम। ठीक उसी सिद्धांत को यहाँ भी लगाया। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम इज एयर, जिसमें किरण जा रही है तो उसके लिए 1 लिख लिया। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम जिससे किरण जा रही है, दैट इज द ग्लास स्लैब डेंसर मीडियम, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n। दिस इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर इज द स्नेल्स लॉ इन दिस केस। ये स्नेल्स लॉ का रूप होगा। अब 1 की जगह पर हम लिख लिए Na, रेयर मीडियम एयर है, तो इट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर जिसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो 1 की जगह पर Na लिख लिया, और n की जगह पर जैसे ऊपर हमने स्पष्ट किया है इट इज़ द ग्लास, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, दिस इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर इज द स्नेल्स लॉ इन दिस केस when the ray is passing from a denser medium to a rarer medium। तो ये स्थिति आती है पर्टिकुलरली ग्लास से एयर में जा रही है, ग्लास से जा रही है इसलिए नीचे, एयर में जा रही है इसलिए ये ऊपर, ऐसी स्थिति आई। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए और देखिए वही स्थिति, वही निष्कर्ष जो यहाँ आपने निकाला है, वैसा निष्कर्ष यदि आ जाता है तो फिर हम इसको जनरलाइज्ड इक्वेशन कह सकते हैं कि इस इक्वेशन की सहायता से स्नेल्स लॉ को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, इसकी वैल्यू आ रही है Na साइन आर, Na साइन आर इट इज इक्वल टू Ng साइन आई, Ng साइन आई। पहला मीडियम ले लिया, या ये सेकेंड मीडियम पहले ले लिया है, यहाँ इक्वल टू है, आगे पीछे इधर उधर कहीं लिखा जा सकता है। तो Na साइन आर इज़ द सेकेंड मीडियम, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और सेकेंड मीडियम के कोण का साइन का मल्टीप्लिकेशन, तो Na साइन आर है, यहाँ आया हुआ है। दिस इज इक्वल टू पहला मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Ng और कोण है I, तो उसका साइन ले लेंगे साइन I, दोनों का प्रोडक्ट, तो Ng साइन I आना चाहिए। देखिए Ng साइन I आया। तो इसलिए ये मोस्ट जनरल तरीका हो गया जिसकी सहायता से स्नेल्स लॉ को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक माध्यम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस माध्यम में बने हुए कोण के साइन का प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू दूसरे माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस माध्यम में बने हुए कोण के साइन का प्रोडक्ट, ये बराबर होगा Na साइन आर इज इक्वल टू Ng साइन I। तो ये मोस्ट जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन हो गया
जिसकी सहायता से स्नेल्स लॉ को, चाहे वो रेयरर से डेंसर में जाए या रेयरर से डेंसर से रेयरर में जाए या रेयरर से डेंसर में जाए, दोनों स्थितियों में स्नेल्स लॉ को, यह जो जनरलाइज्ड इक्वेशन आपने बनाया है उससे किया जा सकता है। मैं पुनः इसको बता दूं, इन दोनों इक्वेशंस में कोई एक तरफ ले लीजिए, पहला माध्यम लीजिए या दूसरा लीजिए, जिसको आप ले लीजिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उधर जो कोण बना है उसके साइन से गुणा कर दीजिए। दिस इज इक्वल टू, अब जो शेष बचा हुआ है माध्यम उसको ले लीजिए, तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो कोण आया है उसके साइन से गुणा कर दीजिए, तो ये बराबर होगा, तो एन ए साइन आर इज इक्वल टू एन जी साइन आई। अब देखो, इससे सुविधा जनरलाइज्ड इक्वेशन लिखने से एक और हो गया कि यदि 3 माध्यम हो जा रहा है, ये फिर किसी दूसरे माध्यम में जा रही है, तो फिर उसका आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द थर्ड मीडियम, और उसमें जो कोण बने उसके साइन से गुणा कर दो। तो हम मान लो 3 लिख लेते हैं, तो n3 और साइन जो बन रहा है, साइन का जो कोण बन रहा है उसका साइन ले लीजिए, तो इसके बराबर होगा 4 मीडियम 5 मीडियम, सारे मीडियम को ये इस जनरल इक्वेशन की सहायता से स्नेल के नियम को लिखा जा सकता है। ठीक, अब ऑप्टिकल फाइबर में ये तो जनरल सिद्धांत हो गया। जब किरण इंटर कर रही है आपकी ग्लास से एयर में, डेंसर से रेयरर में जा रही है, हम वही कंसीडर फिर कर रहे हैं केस, इट इज़ इंटरिंग फ्रॉम ए रेयरर डेंसर मीडियम टू ए रेयरर मीडियम, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, लेकिन जनरलाइज्ड ले रहे हैं, अब ग्लास और एयर नहीं। देखो ये हो गया, ये बाउंड्री लाइन हो गई, 2 माध्यम है, दोनों को सेपरेट कर रहा है ये बाउंड्री लाइन, इधर है डेंसर मीडियम और ऊपर की तरफ है रेयरर मीडियम। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, और हम n1 इसलिए अब चूज कर रहे हैं कि इसी नोटेशन का हम प्रयोग करेंगे ऑप्टिकल फाइबर में। तो यह एक डेंसर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, यह एक रेयरर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। मैं पुनः आपको ध्यान दिला दूं, रेयरर मीडियम की जब हमने एयर दिया था तो Na था, ये डेंसर मीडियम की जगह पर ग्लास था तो यहाँ पर Ng था। अब जनरलाइज्ड इक्वेशन ले रहे हैं, जनरलाइज्ड सिचुएशन ले रहे हैं, एक डेंसर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, एक रेयरर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। अब डेंसर मीडियम से एक किरण रेयरर मीडियम में जा रही है, स्पष्ट है कि यह अभिलंब से दूर हटेगी, सो दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस बिकम्स द रिफ्रैक्टेड रे। स्नेल्स लॉ अब यहाँ लिखना है तो कैसे लिखेंगे, मान लीजिए पहले डेंसर को आपने ले लिया तो n1 और इसमें कोण बना है I, इसका साइन ले लीजिए, दोनों को गुणा कर दीजिए, तो देखिए हमने लिख लिया। इन दिस केस द स्नेल्स लॉ कैन ईजिली बी रिटन एज n1 साइन I, n1 कोण है उसका साइन और दोनों का प्रोडक्ट, तो n1 साइन I इट इज इक्वल टू, इस माध्यम को ले लीजिए तो n2 कोण है R तो n2 साइन R, देखो n2 साइन R आया हुआ है, n1 साइन I इज इक्वल टू n2 साइन R। ये आसानी से अब स्नेल्स लॉ को लिखा जा सकता है। एक चीज़ और यहाँ नोट करेंगे, ये किरण अपने अभिलंब से दूर हटती जा रही है इन दिस केस, जब डेंसर से लेकर के रेयरर में ये पास कर रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाओ, R की वैल्यू बढ़ती जाएगी और एक समय ऐसा आ जाएगा कि एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए R की वैल्यू 90 हो जाएगी, बढ़ता जा रहा है ना, तो नॉर्मल से नापोगे तो बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये पास करने लगेगी। सो द वैल्यू फॉर R विल बिकम 90, और वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए R की वैल्यू 90 हो जाती है वो क्रिटिकल एंगल कहलाती है, क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल कहलाती है। तो देखो कंडीशन हो गया, इफ़ I इज इक्वल टू थीटा सी, इंसिडेंस एंगल की वैल्यू आपने बढ़ाया और इसको आपने थीटा सी के बराबर कर दिया, I इज इक्वल टू थीटा सी, तो उस केस में R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90। तो इसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, I की वैल्यू थीटा सी सब्स्टिट्यूट करेंगे, R की जगह पर 90 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो n1 साइन थीटा सी, n1 एज सच, I की जगह पर थीटा सी तो n1 साइन थीटा सी इट इज इक्वल टू n2 साइन 90। और हम जानते हैं ये इक्वेशन समझ में आया ना, कुछ नहीं,
आई को अब बढ़ाते गए, आई की वह वैल्यू जिसके लिए आर की वैल्यू 90 हो जाए उसको क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो क्रिटिकल एंगल की परिभाषा भी यहाँ से निकल आएगी। क्रिटिकल एंगल की परिभाषा निकल आई, वह एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेयरर मीडियम में 90 डिग्री हो जाए। मैं फिर दोहरा दे रहा हूँ, वह एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में, क्यों डेंसर मीडियम में, डेंसर से रेयरर में लाइट जा रही है, तो वह एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेयरर मीडियम में 90 अंश हो जाए, उसको हम क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल कहते हैं और उसको हम थीटा सी से लिखते हैं। तो उसके लिए करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन आ गया n1 साइन थीटा सी, आई की जगह पर थीटा सी, इट इज इक्वल टू n2 साइन 90, आर की जगह पर 90। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए राइट हैंड साइड पर केवल n2 आ गया। n1 साइन थीटा सी इट इज इक्वल टू n2, या साइन थीटा सी क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकाली जा सकती है, साइन थीटा सी इट इज इक्वल टू n2 बाई n1। सो इट इज़ द रेशियो ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयरर मीडियम n2, रेयरर का देखो, रेयरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2 टू डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1। तो n2 बाई n1, n1 इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयरर मीडियम, n1 इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम, n2 बाई n1 की वैल्यू साइन थीटा सी के बराबर होती है। ये आपको भूल भी आए कि n2 बाई n1 होता है कि n1 बाई n2 होता है, कन्फ्यूजन हो गया, तो कैसे दूर करेंगे। देखो साइन थीटा सी की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू साइन की 1 होती है, साइन 90 इज 1, और पीरियाडिक होता है, 0 से 1 के बीच में वेरी करता रहेगा, तो कभी भी 1 से अधिक साइन की वैल्यू नहीं हो सकती है। n2 यदि कम होगा तो वैल्यू इसकी 1 से कम आएगी। इस यहाँ पर आपने n1 यदि लिख दिया तो इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाएगी, जो साइन के वैल्यू के लिए पॉसिबल नहीं है। साइन की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू केवल 1 होती है, तो इसलिए यह n2 बाई n1 ही होना चाहिए। और n2 कौन सा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयरर मीडियम, कम है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयरर मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम, ठीक। और फिर इसका थीटा सी यदि आपको न्यूमेरिकल पूछ दिया जाए, पूछा जाता है, ऑप्टिकल फाइबर इज गिवन, द n1 वैल्यू इज दिस वन, n2 वैल्यू इज दिस वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए थीटा सी की वैल्यू इनवर्स साइन ऑफ n2 बाई n1 द्वारा निकाला जा सकता है। तो यह एक टेक्निक है जिसका हम प्रयोग करते हैं ऑप्टिकल फाइबर के कम्युनिकेशन में। क्रिटिकल एंगल की वैल्यू इस सूत्र से, इससे या इससे कैलकुलेट कर लेते हैं, और इस क्रिटिकल एंगल की वैल्यू होती है वह एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में जिसके लिए रेयरर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए। थोड़ा सा और आगे बढ़ें, थोड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दो। इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन थीटा सी, आई थोड़ा और बढ़ा दिया, ग्रेटर देन थीटा सी हो गया, क्योंकि थीटा सी की वैल्यू तो फिक्स्ड हो गई, n2 फिक्स्ड है, n1 फिक्स्ड है, तो थीटा सी की वैल्यू फिक्स्ड हो गई। बढ़ा दिया तो अब किरण के लिए r 90 से अधिक होगा तो उसी माध्यम में लौट आती है, और जब उसी माध्यम में लौटती है तो इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये हो जाता है। इफ़ आई द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम इज मोर देन द क्रिटिकल एंगल, द रे विल बी सफरिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और उसी माध्यम में पुनः लौट आएगी। इसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना कहते हैं, जब आई की वैल्यू थीटा सी से अधिक होती है। और इसको शार्ट में एक्रानिम है इसका TIR, और यह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही मैकेनिज्म है जिसको हम प्रयोग करते हैं ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में। क्या इसके डिटेल होते हैं, फिर उसको जानने का हम प्रयास करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।